नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। जिस तरह से हम हर बार इस प्रोग्राम के जरिए आपको नए नए लोगों से मिलवाते हैं, उनके अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, वो अपनी कई सारी चीजें आपके साथ शेयर इसलिए करते हैं शायद हम जीने के तरीके सीख पाए। एग्जैक्टली क्योंकि आज हमारे खास मुलाकात में हमने खास तौर पर जो विषय चुना है वो हमारी आज की शख्सियत को ध्यान में रखकर ही चुना है। जीने की कला कितने लोगों को आती होगी, ये सवाल पहले अपने आप से पूछिए। बहुत सारे लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अप्लाई करते हैं, क्रियान्वित कार्यान्वित जो भी शब्द होते हैं, क्या ये संभव है? खुद को नियंत्रण करना कितना जरूरी होता है ना। बोलते हैं ना, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं बड़ों से कि समय प्रबंधन और स्व प्रबंधन ये दोनों चीजें हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमें सेहतमंद रखती हैं हर तरह से, तन और मन। एग्जैक्टली हम तन और मन के स्वास्थ्य पर ही चर्चा करने वाले हैं और जिस खास शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इनका नाम डॉक्टर उदय एस शाह, इसलिए क्योंकि आपको इनकी वेबसाइट भी इसी नाम से मिलने वाली है। ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जहां ये आपको जीने की कला बताएंगे। इनका परिचय देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत सौभाग्य कि सर मुंबई से यहाँ भोपाल विशेष रूप से आए थे, झीलों की नगरी में, और हमने खबर भारत के लिए उनको आमंत्रित किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया। सर रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आध्यात्म वैज्ञानिक हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और मुंबई से। इसके अलावा सर का और भी परिचय है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को खुद बताएं। तो मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है, बॉम्बे से आया हूँ और पिछले 25-27 साल से मैं मेडिकल और आध्यात्मिक चीज़ों विषय के ऊपर मैं संशोधन रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा विषय यही है कि हम जिए कैसे, जीने की कला क्या है, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, आर्ट ऑफ लविंग कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम दो मकसद से जीते हैं, एक मकसद होता है लाइफ पर्पस और दूसरा होता है सोल पर्पस। तो लाइफ पर्पस जानने के लिए हम अपने अंदर की टैलेंट को बाहर निकालते हैं, ये प्रेजेंट लाइफ में क्या टैलेंट है मेरे अंदर, और हम उसी से सरवाइव करते हैं, उसी से कमाते हैं, जॉब, बिजनेस, ये सारी चीजें, डिग्री हासिल करते हैं, अव्वल नंबर पे आने की कोशिश करते हैं। दैट इज द लाइफ पर्पस, जिसको हम सक्सेसफुल लाइफ कहते हैं करके। बिल्कुल। अब सोल पर्पस क्या है, आत्मा का मेन कारण क्या है यहाँ धरती पे आने का और जीने का, वो भी मेरा रिसर्च का विषय है करके। और उसी के लिए मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म का, पुनर्जन्म का बहुत सारा मैंने अभ्यास किया पिछले 14 साल से, और करीबन 4,500-5 हजार लोगों की मैंने ये क्रिया की, प्रतिक्रिया की, और उसे पता चला कि आत्मा का कुछ एक मकसद होता है। मतलब मनुष्य में अवतार लेना कोई एक मामूली बात नहीं है। इस मनुष्य के अवतार के पहले हम जानवर रह चुके हैं, पेड़ पौधे रह चुके हैं, हम मिनरल रह चुके हैं, हम 5 एलिमेंट्स रह चुके हैं। मतलब बहुत सारे मैंने ये रिसर्च किया है। और खास बात ये है कि जब हम मनुष्य के अवतार में आते हैं तो हमारे 7 प्रकार के जीवन होते हैं, 7 प्रकार के लेवल्स होते हैं। इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसीडेंटल सोल और इनफाइनाइट सोल। तो ये 7 प्रकार की हमें लाइफ जीनी पड़ती है और उससे ही हमें जीने की कला सिखाती है, जिसे हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इन एवरी टाइप ऑफ द लाइफ, उसे ये कहते हैं। बिल्कुल। आपने पुनर्जन्म की जैसे ही बात की सर, तो दिमाग में चला गया कि पुनर्जन्म जैसी चीजें होती है, क्योंकि इस पे भी एक सवालिया निशान उठता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो कैसे पता करें, और अगर नहीं होता है तो फिर ये जो भ्रांति है लोगों की, उसको कैसे तोड़ा जाए? यस, एज अ डॉक्टर तो मानते ही नहीं पुनर्जन्म होता है। हम तो ये कहते हैं ये सब दिमाग की खलबली है या एक साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो हम बचपन से जो हम बनना चाहते हैं और नहीं बन पाते। तो जब हम पिछले जन्म में जाने की कोई ऐसी क्रिया करते हैं तो हम वही चीजें देखते हैं, राजा रानी, ये वो, महल, बंगले, ये सारी चीजें। लेकिन जब हमने रिसर्च किया आभा मंडल ऑरा के साइंस के माध्यम से, मैंने लंदन में पीएचडी की इस साइंस के ऊपर, तब मुझे पता चला कि सही में जैसे हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में आई क्लाउड होता है या गूगल ड्राइव होती है जिसमें हम सारा डेटा डालते हैं। जब भी हम नए लैपटॉप खरीदते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं या मोबाइल खरीदते हैं, सारा डेटा वापस हमारे अंदर आ जाता है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ आई क्लाउड में हमारा डाटा होता है, लेकिन जब हम डेल्टा लेवल की ध्यान अवस्था में जाते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए, डेल्टा लेवल की ध्यान अवस्था में जाते हैं, तब वो डेटा को हम वापस निकाल सकते हैं। ऐसा है, ये खास है।
तो कुछ लोग जब पिछले जन्म में जाते हैं तो हिब्रू लैंग्वेज बोलते हैं, कोई एक मारवाड़ी होता है वो तमिल की लैंग्वेज में बोलते हैं। वो ऐसी मतलब हिस्टोरिकल प्लेस, मैंने अपनी 127 पास्ट लाइफ देखी और मैं हर उस पास्ट लाइफ पे जाके मैंने उसको कंफर्म किया, चाहे वो काठमांडू की थी, लंदन की मेरी लाइफ थी, गोवा की थी, पौंडीचेरी, जयपुर, जो भी नाम समझ में आए, जो भी जगह समझ में आए, जो भी मैं उस जन्म में था, मैं उस जगह पे जाके उनसे रिकन्फर्मेशन किया और वो चीजें कहीं इतिहास में नहीं मिली। मतलब ऐसी कोई हिस्ट्री की बुक में हमें कभी पढ़ाया नहीं गया था कि फलाना चर्च में ऐसे ऐसे अगर फ्लड आया था, ऐसे ऐसे नाम के कोई प्रीस्ट थे और ऐसे ऐसे वो मरे। तो ये काफी चीजें मैंने अपने ऊपर एक्सप्लोर की और मैंने लोगों के ऊपर भी किया है। बिल्कुल, मतलब हम चाहे तो देख सकते हैं कि पिछले जन्म में क्या हुआ था और क्या हम उसमें करेक्शन भी कर पाएंगे वर्तमान स्थिति में। जैसे लोग है ना डायबिटीज से मरते हैं तो जुवेनाइल डायबिटीज से बर्थ होता है, कैंसर से मरते हैं तो बचपन में ही उन्हें कैंसर होता है। तो जीने की जो कला है अगर आपको सही में जानना है तो आपको एक ही काम करना होगा, आपकी अपनी सोल ट्रैकिंग करनी होगी, आपकी अपनी सोल जर्नी देखनी होगी कि क्या कमियां खामियां आप पिछले जन्मों से इस जन्म में ले आ रहे हो और इसको एक पैटर्न बना के, एक लूप साइकिल बना के आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, आप उसको ब्रेक ही नहीं कर रहे हो। मतलब पिछले जन्म में भी मुझे गुस्सा आया था, मैंने किसी का मर्डर किया, इस जन्म में भी मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं बार बार सोचता हूँ मैं इसको खत्म करूँ, वो करूँ। पिछले जन्म में भी मुझे कुछ चीजों का डर था, पानी का डर था, ड्राइविंग का डर था, हाइट का डर था, और इस जन्म में भी मुझे, तो ये कुछ पैटर्न्स है। और अगर मैंने इसका कोई एक बुरा अनुभव पिछले जन्म में लिया है, मुझे उसको क्लियर करना है, तो मेरी जीवन जीने की कला और अच्छी सुंदर होगी। वाह, क्या बात है। इसी पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ एक और शब्द है, सम्मोहन क्रिया, जिसको बोलते हैं कि क्या हम अपने अंदर मेडिटेशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सम्मोहन क्रिया भी कर सकते हैं किसी के ऊपर, मतलब उसे सम्मोहित कर सकते हैं? यस। मतलब पुनर्जन्म में जाने के लिए बस ये दो ही क्रिया है, या तो ध्यान साधना या तो हिप्नोटिज्म। ऐसा हिप्नोसिस हम लोग जो करते हैं वो मेडिटेटिव वे में करते हैं, उसमें लोग जागरूक रहते हैं। और हिप्नोटिक वे में लोग जागरूक नहीं रहते, लोगों को बोलना ही पड़ता है, भले वो नहीं भी बोलना चाहे तो भी बोलना पड़ता है। और एक चीज अच्छी है कि जब आप ध्यान अवस्था में पिछले जन्म में जाते हो, जैसे बुद्धा ने अपनी 649 लाइफ देखी, महावीर ने 513 लाइफ देखी, वो ध्यान अवस्था में जाके खुद ही की, उनके ऊपर किसी ने प्रयोग नहीं किया। और उन्होंने उसको जागरूक अवस्था में अवेयरनेस के साथ वो सारी चीजें देखी। उन्हें ये समझ में आया कि आज मैं जो हूँ वो शायद पिछले जन्म में नहीं था, उसके पहले जन्म में नहीं था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि हम 7 प्रकार की लाइफ जीते हैं और हर प्रकार की लाइफ में 50 से 100 लाइफ जीनी पड़ती है। तो हमारे साइंस के रिसर्च के हिसाब से एक आत्मा अप्रोक्सीमेटली 700 जन्म मनुष्य के अवतार में लेती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने अंदर कितनी सारी दुनिया को समेटे हुए हैं, पर हम जान ही नहीं पाते अपने आप को। अपने आप को जानने का तरीका क्या है? अपने आप को जानने का तरीका ये है कि आप हर मोमेंट में खुद को ऑब्जर्व कीजिए, खुद के थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए, तो खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, खुद के एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, खुद के कर्म को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने क्वांटम साइंस के ऊपर रिसर्च किया उसमें ये समझ में आया कि हमारे अंदर जो भी चीजें हैं वो बाहर हमें दिखती है। तो हम नॉर्मली उल्टा कहते हैं कि बाहर जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन वो ही चीजें एक्चुअली हमारे अंदर है, तब हम उसको आकर्षित करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं। राइट? जैसे अगर मुझे दारू पीनी है तो मैं किसी ऐसे बंदे को अट्रैक्ट करूंगा जो पिलाए, और फिर मैं कहूंगा देखो इसने पिलाई, वरना मुझे तो पीनी नहीं थी। तो ये एक सिंपल है कि जब तक आप जीने की कला नहीं सीखते, आप अपने आप को नहीं समझते, तो आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी लाइन इस आपके जवाब से जुड़ी है, मतलब वाक्य है, इसको मोटिवेशनल वाक्य भी कह सकते हैं कि जिंदगी भर मैं आईने की धूल को साफ करता रहा, दरअसल धूल हमारे चश्मे पर चढ़ी हुई थी। कितनी गहरी बातें होती हैं कि अगर खुद को समझने की जब बात हुई है, एक और प्रॉब्लम आती है। जीते तो हम वर्तमान में हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है पास्ट और बना रहे होते हैं फ्यूचर। तो कितना जरूरी होता है कि हम जिस वक्त जहां हैं उसी पल के मजे लें, और उसको कैसे ले सकते हैं ये भी बता दीजिए।
हमें पास्ट का फियर होता है और फ्यूचर की एंजाइटी होती है। Correct. ये सबसे प्रॉब्लम बड़ा है। हाँ. और जब तक हम अपने वर्तमान काल में, इस वर्तमान मोमेंट में, वर्तमान पल में जीना नहीं सीखेंगे, तब तक हम या तो पास्ट या तो फ्यूचर में उलझते रहेंगे। जैसे पेंडुलम होता है, डाउजिंग होता है, वो हर बार हिलते ही रहता है। लेकिन जब वो स्टेडी होता है तब समझ में आता है उसका जो मूवमेंट कितना स्थिर है, स्टिलनेस है। तो हमारा भी कैसा है, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सेंटर पे है और हमें उस सुषुम्ना नाड़ी, हमारी ब्रेथ पे, बस उसी पे फोकस करते हुए हमें चलना है। बिल्कुल। अब एक और सवाल मैं करूंगी बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, कोरोना काल के बाद ज्यादा आने लगी है कि बच्चे एकाग्र होना उन्होंने छोड़ दिया। कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्दी चीजों से घबराने लग गए क्योंकि हमने एक ऐसा समय गुजार लिया है 2 साल। तो अब उनकी एकाग्रता को कैसे बनाए रख सकते हैं, पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? और जब कहते हैं ना कि दूसरों को सीख देने से पहले हमें उस रास्ते पर खुद चलना चाहिए, तो ये अगर परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ सलाह देना चाहें तो बच्चे की भी एकाग्रता बनी रहे अपने गोल की तरफ और खुद भी एकाग्र हो सके ताकि जो काम आप कर रहे हैं उसको उसमें एंजॉय करें। प्रॉब्लम क्या हुआ इस कोरोना के काल में कि बच्चों के फिजिकल मूवमेंट्स खत्म हो गए। और जब आपके फिजिकल मूवमेंट्स खत्म हो गए, जब आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया, आपका कम्युनिकेशन खत्म हो गया, तो आपका फोकस भी खत्म हो गया। राइट। तो अब धीरे धीरे हम उन्हें वापस मूवमेंट्स में ला सकते हैं, वापस उन्हें एक्सप्रेस करने दें, वापस उन्हें कम्युनिकेट करने दें, तो फिर उनका फोकस वापस आ जाएगा। बिकॉज अब क्या हो गया, वो एक ही जगह पे बैठ के अपनी एनर्जी को उन्होंने वेस्ट किया, है ना। उनके अंदर स्पोर्ट्स की कला थी, उनके अंदर सिंगिंग की कला थी, बहुत सारी मतलब कलाएं थी, लेकिन एक ही जगह पे बैठ के वो ना तो अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ना टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। और हम ऑरा साइंस में, आभा मंडल की साइंस में ये कहते हैं कि जब तक आप उस की ऊर्जा में नहीं आते हो ना, आपको उसका रियल अनुभव नहीं होता है। राइट। तो अब बच्चे को धीरे धीरे आप उनको बाहर निकालो, उनको उस ऊर्जा में डालो जहां पे वो कंफर्टेबल हो, जहां अपनी कला को बाहर निकाले, जहां वो चीज को अप्रिशिएट करे। बिकॉज उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है साइंस के मुताबिक, उनमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है, उन्हें मूवमेंट की जरूरत है। आप उनको अगर बांध के रखोगे या पकड़ के रखोगे तो वो फोकस कैसे कर पाएंगे? बिकॉज वो कुछ 45-50 के एज के नहीं है कि उनको एक जगह पे बिठा के उनको ध्यान अवस्था में बिठा दे। नहीं, उनको चीजें एक्सप्लोर करनी है, उन्हें चीजों को एक्सपीरियंस करना है और उन्हें चीजों को एक्सप्रेस करना है। ये 3 ई बहुत इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में। क्या ऐसा संभव है? आप कुछ ऐसी सलाह या टिप दे पाएंगे कि अगर मान लीजिए, मैं अपने उदाहरण से समझाती हूँ कि मान लीजिए अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, अचानक से मुझे मेरे व्यवहार में परिवर्तन सा नजर आया। मान लीजिए मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया, या मान लीजिए मैं कोई प्रोग्राम कर रही हूँ और अचानक से मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, लेकिन मुझे अपने व्यवहार को संयमित रखना है। ऑन द स्पॉट जो काम मैं कर रही हूँ वो नहीं कर पा रही, तो क्या ऑन द स्पॉट कोई ऐसी चीजें होंगी जिसको, चाहे वो त्राटक मुद्रा हो सकती है, जो भी आप सलाह देना चाहें, तो मैं अप्लाई सबसे पहले करूंगी। मतलब ये 3 चीजें प्रकार की एक क्रिया में बता सकता हूँ। एक तो जो त्राटक आपने बताया, जैसे हम इस अंगूठे को देखते हैं और उस अंगूठे को जब हम फोकस करते हैं तो हमारी आइदर सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है या चंद्र नाड़ी एक्टिव है। अब सुषुम्ना नाड़ी पे आ गई जब हम इसको फोकस करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दूसरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये योग ज्ञान मुद्रा। अगर हम इस योग ज्ञान मुद्रा में सिर्फ 30 सेकेंड्स भी बैठते हैं ना, तो हम वापस शांत हो जाएंगे, वापस फोकस्ड हो जाएंगे और वापस पोटेंशियल हो जाएंगे। ये क्योंकि ये मस्तिष्क है, ये जो हमारा अंगूठा है, इसको हम पिट्यूटरी पॉइंट कहते हैं, हेड पॉइंट कहते हैं, जो यहाँ पे उसका पावर जनरेट होता है। तो जब मैं उसको इंडेक्स फिंगर से हल्का सा प्रेस करता हूँ तो ये मेरा एक्टिव होता है, मेरा वापस पावर पोटेंशियल वापस आ जाता है। ये दूसरी क्रिया है। तीसरी क्रिया सबसे सिंपल है, सिर्फ शांति से बैठ के अपने सांसों को ऑब्जर्व करो और कुछ मत करो। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सांस अंदर कैसे ली, सांस बाहर निकाली। जैसे आप हर अनवांटेड चीजों से डाइवर्ट होते हो, वैसे अब आप सिर्फ ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट होते हो। तो दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मैं भी कभी स्ट्रेस में होता हूँ, कभी मैं अपसेट होता हूँ, मैं भाग भाग के एयरपोर्ट गया
और पता चले 3 घंटे फ्लाइट लेट है, अब ये तो फिर मैं समझ जाता हूँ अब मेरे गुस्सा होने से या इरिटेट होने से कुछ फ्लाइट जल्दी तो नहीं आने वाली। तो मैं ब्रेथ पे फोकस करते हुए अपनी वापस पोटेंशियलिटी को वापस निर्मित करता हूँ और उससे फिर क्या होता है मेरे अंदर एक शांति सा अनुभव होता है, एक पीस, एक हैप्पीनेस, और फिर मैं समझ जाता हूँ शायद आगे कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये चीज मुझे महसूस होती है। बिल्कुल। एक और चीज देखने को मिलती है, क्योंकि हम जीने की कला पर बात कर रहे हैं खास शख्सियत के साथ, दर्शकों को बताना चाहेंगे तो डॉक्टर उदय, जिस तरह से सपने में जीने वाले लोग भी होते हैं, उनको लगता है कि हाँ मैं एक दिन ये बन जाऊंगा, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और होती है। तो सपने में जीने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सपने 2 ही प्रकार के हैं हमारे साइंस के रिसर्च के हिसाब से। एक सपना वो है जो इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है, और एक सपना वो है जिसके पीछे एक जुनून है। एक हमें उस मुकाम पे पहुंचने की एक एनर्जी है करके, राइट। तो जो भ्रम में रहते हैं वो एक्शन नहीं लेते, और जिनका रियल मकसद होता है उस तक पहुंचने का, वो एक्शन 24/7 लेंगे। उनको आप आधी रात को भी उठा दो, वो काम करने के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल। अब आप कहें तो इसी पर एक छोटा सा, एक खूबसूरत सा सुविचार जो अब्दुल कलाम साहब, आपने तो खैर सुना ही होगा, दर्शकों को भी एक बार रिमाइंडर कॉल डालते हैं, क्योंकि सपने का जिक्र हुआ। तो वो हमेशा कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने दरअसल वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो जुनूनी होना कितना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान पहुंचाती है। तो पैशनेट होने में और उस चीज का नशा बन जाने में, ताकि आप गलत दिशा में न चले जाएं। एडिक्शन भी शायद इसका एक कारण भी हो जाता है। जी सर। अगर आप जीने की कला के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कोई भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ, जुनून कभी भी है ना हार जीत के लिए नहीं होना चाहिए, जुनून अनुभव के लिए होना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप देखते हो कि जो आर्मी लोग होते हैं, वो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, उनके अंदर एक जुनून होता है जीतने का, देश को की रक्षा करने का, राइट। तो काफी ऐसी जुनून होती है कि जिसमें ये नहीं सोचता है कि भाई मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा, बस लोगों का फायदा होगा ना, वो जुनून चाहिए। उस जुनून के पीछे ह्यूमन वेलफेयर चाहिए, उस जुनून के पीछे व्यक्तिगत सेल्फिश मोटो नहीं चाहिए, तो वो बहुत काम में आता है। बिल्कुल। और ये वाला जो मेरा सवाल है आपसे, ये जिंदगी को आसान बनाने के लिए, मुझे लगता है कि आप भी इससे सहमत होंगे मेरी इस बात से, कि कहीं मैंने सुना था, तब से मुझे पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि मुस्कुराती रहूं, जो कि संभव नहीं हो पाता कई बार, कि जब एक मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से शायद जिंदगी भी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन ये संभव नहीं होता, क्योंकि दिखाना कुछ और पड़ता है और हम शायद कुछ और होते हैं। तो ये जो 2 पर्सनालिटीज होती हैं, कभी कभी हमारे अंदर की पर्सनालिटी जो शायद नेगेटिव रूप में होती है, वो ऊपर हावी हो जाती है। उस पर नियंत्रण करने का भी कोई तरीका है? यस, 100%। कैसे? देखो, 2 पर्सनालिटी की जो आपने बात की, उसको मैं साइंस के हिसाब से समझाता हूँ। जी बिल्कुल। एक हमारा लॉजिकल पर्सनालिटी है जो हर बार कैलकुलेट करता है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक हमारा अचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसको हम इमोशनल माइंड कहते हैं। तो एक दिल से चलता है, एक दिमाग से चलता है। तो ये कंफ्यूजन या ये फाइट हर बार हर इंसान के साथ चलती है। जब हम जीतते हैं तो हमारी क्या कहते हैं, इमोशनल माइंड बहुत खुश रहता है। जब हम हारते हैं, जब हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, वही इमोशनल माइंड हमारे लिए दुश्मन बन जाता है। तो उसको अगर हमें बैलेंस करना है तो सिंपल, वंस अगेन मैंने कहा कि ब्रेथ मेडिटेशन करो, सांसों के ऊपर ध्यान दो, सूक्ष्म नाड़ी पे ध्यान दो, चंद्र सूर्य नाड़ी पे ज्यादा भटको मत, ना ज्यादा लॉजिकल। जैसे अब्रॉड में जब मैं जाता हूँ तो वहां लोग लॉजिकल ज्यादा हैं, और इंडिया में मैं देखता हूँ लोग इमोशनल ज्यादा हैं। महिलाएं, बच्चे इमोशनल ज्यादा है, वो सबकॉन्शियस माइंड राइट ब्रेन से ज्यादा जीते हैं, और पुरुष होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा जीते हैं। जबकि जीना चाहिए हमें सुपर कॉन्शियस माइंड से, सूक्ष्म नाड़ी से जीना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है हर बार हम बैलेंस चलेंगे। हम बड़े बड़े गुरुओं को जो फॉलो करते हैं, उसका कारण ये है कि वो सूक्ष्म नाड़ी से चलते हैं, ना लेफ्ट से ना राइट से, बस वो डिवाइन माइंड से चलते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जैसे ही इमोशनल वर्ड यूज किया ना, तो वाकई इंडियंस के साथ, खास तौर से महिलाओं के साथ भावनात्मक वर्ड जुड़ जाता है। और कितनी बार कहा जाता है कि भाई भावनाओं में मत बहो। अब आपने इतने सारे देशों का भ्रमण किया है, मैं आपसे एक सवाल इसी देश से जुड़ा हुआ करती हूँ। भारत में जितना इमोशन मिलता है आपको, कि लोग अभी भी दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं, खासतौर से युवतियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सवाल रखूं,
और बाहरी देशों में शायद आपने जिक्र किया था बीच में बातचीत में सिंगापुर का, जब मेरी आपसे इस प्रोग्राम के पहले चर्चा हो रही थी। तो सिंगापुर के लोग क्या प्रैक्टिकल बहुत है क्या? अब इसका सवाल ये भी है कि क्या प्रैक्टिकल होना जिंदगी या जीने की कला सिखाता है, या भावनाओं को भी बचा के रखना चाहिए? राइट। भावनाएं दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत भावना होती है और एक पारंपरिक भावनाएं होती है। इंडिया में लोग व्यक्तिगत भावनाओं से बहुत चलते हैं, और दूसरा एक प्रॉब्लम इंडिया में है, वो इतने रिलीजन होने के वजह से उसकी भावनाएं ज्यादा है, इसलिए वो धर्म के लिए लड़ते हैं, भगवान के लिए लड़ते हैं, गुरुओं के लिए लड़ते हैं, संप्रदाय के लिए लड़ते हैं, वो कल्चर के लिए लड़ते हैं, वो ट्रेडिशन के लिए लड़ते हैं, इसलिए उनकी भावनाएं उसमें बहुत अटूट होती है करके। जबकि जो मैं दूसरे देशों की बात करता हूँ वहां पे ज्यादा धार्मिक भावनाएं नहीं होती है, वहां भावनाएं स्पिरिचुअल होती है, वहां भावनाएं ह्यूमन सर्विस की होती है। आपने देखा होगा कि बाहर के देश में जब लोग गाड़ियां चलाते हैं तो लोग रोक देते हैं अगर कोई इंसान रोड क्रॉस करता है, राइट? वो उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वो उसको स्पेस देते हैं, वो दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते, चाहे वो डिवोर्स से गुजरते हैं या ब्रेकअप होता है, कोई इनका ये नहीं है। इंडिया में क्या होता है, हम हर इंसान के जीवन में टटोलने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग जीने की कला भूल गए हैं। तो ये कुछ कलाएं हमें बाहर से सीखनी चाहिए, कि आध्यात्मिक कलाएं जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीने की कला में एक और शब्द जुड़ता है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि उसका कैसे खुश रहता है। करेक्ट। तो वो जो एक लाइन है कि भाई दूसरे की लाइन को छोटी करने के बजाय अपनी लाइन को इतनी बढ़ा दो कि आपको दूसरे की लाइन छोटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज भी सच्चाई ये है कि लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि उसके पास फ्रिज क्यों है, उसके पास कूलर क्यों है, उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों है। तो इस भावना को खत्म करने के लिए भी ध्यान काम आता है क्या? बहुत ध्यान काम आता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जहाँ पे एनर्जी जाती है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं, वही चीज को हम आकर्षित करते हैं, वही चीज को हम हासिल करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, राइट? अगर मैं दूसरे के लोगों पे फोकस करूंगा तो मेरी ऊर्जा, एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट जाएगी, बिल्कुल, राइट? और अगर मैं अपनी कामयाबी के लिए फोकस करूंगा तो मेरी अपनी मैनिफेस्टेशन होगी, तो मुझे दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है करके। तो जब हम ध्यान साधना करते हैं, जिसको हम कहते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जब हम ध्यान उसके लिए करते हैं जो हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP में सीखते हैं, जो हम माइंड पावर में सीखते हैं, कि आप उन पे फोकस करो जो आपको चीजें चाहिए, अनवांटेड चीजों पे फोकस मत करो, तो डेफिनेटली आप वो हासिल कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। जरूरतें और ख्वाहिशें, बहुत कम लोग हैं जो इसमें अंतर समझ पाते हैं कि जरूरतें तो गरीब की भी शायद पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इन दोनों के अंतर को समझते हुए अपनी जिंदगी को जीना, जीवन यापन करने वाली हम बात करें अगर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या आप अपने सेशन में इन चीजों को भी शामिल करते हैं? बहुत, क्योंकि मैं लोगों को कहता हूँ कि हर मोमेंट में ये देखो कि अगर मुझे ये खरीदना है, तो क्या मेरा इसका यूटिलाइजेशन पहले क्लियर है? अगर मेरा इसका इस्तेमाल करने की कोई भाव नहीं है, सिर्फ मुझे लोगों को दिखाना है कि ये मैंने खरीद लिया है, तो ये अनवांटेड है। ये पहली बात। दूसरी बात, वास्तु के हिसाब से कोई भी चीज अनवांटेडली आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, ना वस्तु ना व्यक्ति, वो क्लटर क्रिएट करता है, राइट? तो आपको उन्हीं चीजों को लेना है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिनका आप उपयोग कर सकते हो, और जिनके बारे में आपको पूरा ज्ञान है। अदरवाइज क्या होगा, आप लेने के लिए तो ले लेते हो, लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो अनवांटेड जो डिजायर्स क्रिएट होती है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या अपना स्टेटस को बढ़ाने के लिए, ये कभी ना करें, राइट? आज मुझे लगता है कि मुझे ये चीज से काम चल जाएगा, तो ये खरीदो, भले ये 10 रुपए की है। कल मुझे लगता है कि इसका अब 10,000 दाम है, लेकिन मुझे इसकी बहुत जरूरत है, तो ये कितनी भी महंगी होने दो, इसको खरीद लो। फिर आप सोचो मत कि यार मैं तो 10 रुपए वाला लायक इंसान हूँ, मैं 10,000 वाली चीज कहाँ खरीद रहा हूँ। बिल्कुल। यानी अगर इसको आसान भाषा में अगर दर्शकों को समझाएं कि अगर मुझे गाड़ी की भी उसी वक्त जरूरत है क्योंकि मेरी गाड़ी खराब है, लेकिन मोबाइल भी खरीदना है, तो मोबाइल शायद ख्वाहिश में फिर भी गिना जाएगा, लेकिन गाड़ी के बिना आपका काम नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। तो जरूरतें ख्वाहिश में इस तरह से अंतर भी किया जा सकता है। बहुत कम समय बचा है, मैं सर चाहूंगी कुछ खास टिप्स अगर आप देना चाहे, ताकि वो अपनी जिंदगी को आसान बनाना, इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। सबसे एक अच्छी बात मैं कहूंगा
कि इंसान को अपना अभ्यास करना चाहिए, अपना एक डायरी मेंटेन करो जिसमें आप अपनी जो भी कमियां खामियां हैं उसको लिखो। जब आप उस पे काम करते हो तो आपके सारे विश, आपके गोल्स, आपके विजन बोर्ड्स को आप हासिल कर सकते हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है इस भारत में, हम सिर्फ उस चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कमियों पे काम नहीं करना चाहते और हम उसको ढक के रखते हैं, दबा के रखते हैं। अगर कोई हमें रोक टोक करता है तो हम कहते हैं भाई तेरे अंदर, खुद के अंदर इतनी कमियां है, तू मुझ में क्यों देख रहा है करके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हमारा मिरर इमेज है, वो अगर सही में कमियां खामियां देख रहा है, भले वो 100% कह रहा है और मेरे अंदर 10% है, तो मुझे उस 10% पे भी काम करना है ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊं, मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊं, डेस्टिनी पे पहुंच पाऊं जहां मैंने अपना सोच के रखा है करके। क्या ये बात लागू होती है हम सभी पर अभी? कि कृपया यहाँ ज्ञान न बांटे, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। एग्जैक्टली तो ये सही तरीका है क्या जीने का? बिकॉज आप अपने अनुभव से लोगों को परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने ज्ञान से नहीं कर सकते। लोगों के अंदर बुक्स की एनसाइक्लोपीडिया होती है, लेकिन लोगों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो वो लोग इंप्रेस कर सकते हैं दूसरों को, लेकिन उनके अंदर बदलाव नहीं ला सकते, उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करते करते, लेकिन चूंकि समय इजाज़त दे रहा है और हमें जल्दी इसको समेटना भी होगा इन सारी बातों को। और मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शकों ने जो इस प्रोग्राम को देखा, आपकी एक एक बात को नोट किया होगा और आप हमें जल्दी ही हमारे ईमेल पर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ जानने की ज़रूरत है। तो सर की वेबसाइट है, उस पर आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं और उनसे अगर आपका कोई ईमेल आईडी ऐसा कुछ है तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ। मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है, तो उसी नाम से drudesh5@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है और मेरी वेबसाइट drudesh.com है। और YouTube पे करीबन 1000 से ज्यादा मेरी वीडियो है जो साइंस के आधार पे आध्यात्मिक और धार्मिक चीजों को समझाया जाता है। मतलब हमने टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और मेडिकल साइंस, इन सभी को कंबाइन करते हुए हमने काफी सारे टॉक्स दिए हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, इंग्लिश में, हिंदी में, आप सुन सकते हो। बिल्कुल सही। तो आपने नोट कर लिया ना? अब कोई संशय तो नहीं है। तो जाने से पहले मेरी भी सुनते जाइए कि जीने की कला, चूंकि आज हमने टॉपिक चूज किया था, सर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आपको जीने की कला बताई। एक बहुत खूबसूरत बात और भी है, इन सारे बातचीत का सार ये था कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जब जिंदगी अपनी है तो अपने ही स्वभाव में जियो। क्या बात है, वेरी नाइस। फिलहाल के लिए खास मुलाकात में सर को धन्यवाद करने के साथ ही आज इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे खबर भारत के हर कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए क्रांति प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।